नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड 4 दिनों की भारत यात्रा पर आए हैं। भारत नेपाल दोस्ती के लिहाज से प्रधानमंत्री दहल का यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है। दोनों देशों को करीब लाने के लिए, दोनों पड़ोसी देशों की दोस्ती को मजबूत बनाने के लिए आज का दिन बहुत खास रहा। नेपाल के पीएम दहल ने आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच क्या बातचीत हुई, किन नई योजनाओं की शुरुआत की बातचीत हुई, आपसी विवादों को लेकर सुलझाने के लिए क्या क्या कोशिशें हुई, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, दिखाऊंगा, समझाऊंगा। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल का हिंदुस्तान की बड़ी हस्तियों से मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी है। नेपाल के प्रधानमंत्री दहल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। पीएम दहल ने आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। इससे पहले नेपाल के पीएम ने बुधवार को एनएसए अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। लगातार नेशनल इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां बन रही हैं। नेपाली पीएम की ये तस्वीरें कैसे चीन को बेचैन बढ़ाने करने वाली हैं, चीन की परेशानी बढ़ाने वाली हैं, चीन की नींद उड़ाने वाली हैं, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाऊंगा। पिछले 1 महीने से मणिपुर के हालात ठीक नहीं है। रह रहकर मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है। पिछले 3 दिनों से हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह मणिपुर में हैं। होम मिनिस्टर ने पिछले 3 दिनों में राज्य के हर प्रभावशाली समूह से मुलाकात की, कुकी मैतेई समुदाय के लोगों से बातचीत की, उनके पक्ष को समझने की कोशिश की। मणिपुर के जो हालात इतने ज्यादा प्रभावित हैं, उन इलाकों में जाकर होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुद हालात का जायजा लिया। सब कुछ देखने समझने के बाद होम मिनिस्टर अमित शाह ने आगे का रोड मैप तैयार किया। क्या है केंद्र सरकार की आगे की तैयारी, मणिपुर के हालात कैसे सामान्य करने के लिए केंद्र सरकार क्या क्या करने जा रही है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाऊंगा, समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। भारत और नेपाल के रिश्ते बहुत पुराने हैं। दोनों पड़ोसी मुल्कों की दोस्ती धर्म और संस्कृति की पौराणिक बुनियाद पर टिकी। ये बात हिंदुस्तान के लोग समझते हैं, ये बात नेपाल के लोग भी समझते हैं, ये बात पूरी दुनिया समझती है। बस चीन को ये बात समझ में नहीं आती। दोनों देशों की दोस्ती के बीच चीन लगातार दुश्मनी बनाने की कोशिश करता है। कुछ न कुछ चीन खुराफात करता रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 4 दिनों के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड हिंदुस्तान के दौरे पर है। 31 मई को नेपाली पीएम पुष्प कमल दहल ने दिल्ली पहुंचे। 3 जून को वो हिंदुस्तान में रहेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल का सांस्कृतिक तरीके से हिंदुस्तान में स्वागत किया गया। भारत नेपाल के बीच वीवीआईपी मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है। चीन की बढ़ती बेचैनी बढ़ाने वाली है और यह तस्वीर काफी है। यह तस्वीर दोस्ती के रिश्तों की गर्माहट को दिखाती भी है। इस नई ऊंचाइयों पर ले जाने का भरोसा जगाती है। पिछले साल दिसंबर में
कार्यभार संभालने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री की यह पहली विदेश यात्रा है। नेपाल के प्रधानमंत्री का बुधवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य तरीके से स्वागत हुआ। तस्वीर आपके सामने है। हिंदुस्तान के विदेश और सांस्कृतिक राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने उनका स्वागत किया। इस यात्रा के दौरान पीएम दहल का सियासी कारोबारी मुलाकातों के साथ साथ धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल है। सदियों पुराने सौहार्द भरे संबंध को और आगे बढ़ाने की तमाम सारी कोशिशें की जा रही हैं। नेपाली पीएम के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है, जिसमें 100 से ज्यादा नेपाली सदस्य हैं। इस प्रतिनिधिमंडल में नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रकाश सौद, वित्त मंत्री प्रकाश शरण महंत शामिल हैं। दिल्ली के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल का उज्जैन और इंदौर का दौरे का प्लान है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में उन्हें पूजा अर्चना के कार्यक्रम में शामिल होना है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारी भरकम नेपाली डेलीगेशन के साथ भारत विजिट के दौरान सबसे खास है भारत नेपाल के बीच 2 दशक पुरानी संधि की समीक्षा। साल 1999 के नेपाल भारत ट्रांजिट संधि को विस्तार देने पर बातचीत हो रही है। कुछ अतिरिक्त सुविधाओं के साथ संधि में संशोधन किया जा सकता है। इसे काठमांडू और दिल्ली को करीब लाने की और बड़ी कोशिश मानी जा रही है। संशोधित संधि के बाद लागू होने के बाद नेपाल को कई सुविधाएं और ज्यादा मिल जाएगी। पहली बार नेपाल को भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों तक ट्रांजिट एक्सेस मिला, जो दोनों देशों के बीच आयात निर्यात के लिए लागत और वक्त को कम करेगा। इसके साथ ही भारत नेपाल के बीच कुछ जटिल मुद्दे भी, जिन पर सबकी नजरें हैं, जिसमें सबसे ऊपर भारत नेपाल की सीमा समस्या बताया जाता है। दोनों देशों के बीच 98% सीमा क्षेत्र की मैपिंग हो चुकी है। करीब 606 वर्ग किलोमीटर के इलाके को लेकर विवाद है, जिसमें काला पानी, लिपुलेख जैसे इलाके भी शामिल हैं। साल 1816 में नेपाल और तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सुगोली संधि हुई। महाकाली नदी को सीमांत नदी माना गया था, लेकिन महाकाली नदी के उद्गम को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद भी है। तीसरा सबसे जटिल मुद्दा है एक्सपोर्ट समूह की रिपोर्ट को लेकर उदासीनता। साल 2011 में भारत नेपाल के बीच वशिष्ठ समूह बनाने पर सहमति बनी थी। इस मामले में काम की रफ्तार काफी धीमी है। वशिष्ठ समूह बना, रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है, बस रिपोर्ट पर आगे बात नहीं हो पा रही। और दोनों देशों के बीच हवाई मार्ग के एंट्री पॉइंट को लेकर भी कुछ उलझन है। भारत से तब हवाई मार्ग खोलने का अनुरोध नेपाल करता रहता है। साल 2014 में जब पीएम मोदी ने नेपाल का दौरा किया, उस वक्त नेपाली पक्ष ने भारत के जनकपुर, भैरहवा, नेपालगंज से 3 और हवाई मार्ग प्रदान करने की अपील भी की। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इन तमाम मुद्दों पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से बात हो रही है। कुछ को सीधे तौर पर टच किया जा रहा है, तो कुछ को मुद्दों के समाधान के लिए दूसरे उपाय आजमाए जा रहे हैं। समाधान की तरफ से कदम बढ़ाया जा रहा है। दोनों पड़ोसी मुल्कों के रिश्तों को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। भारत नेपाल की दोस्ती के लिए आज का दिन बेहद खास रहा है। आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत नेपाल की दोस्ती को नया आयाम दिया। दोनों प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में भारत नेपाल के बीच कई अहम समझौते हुए, जिसमें रेलवे है, तेल पाइपलाइन जैसी तमाम परियोजनाओं की नींव भी रखी गई। इस बेहद खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भविष्य में अपनी पार्टनरशिप को सुपरहिट बनाने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि आज ट्रांजिट एग्रीमेंट संपन्न किया गया है। इसमें नेपाल के लोगों के लिए नए रेल रूट शामिल किए गए।
नेपाल के लोगों के साथ भारत के इनलैंड वाटर वेज की सुविधा साझा करने की तैयारी है। भारत नेपाल के धार्मिक सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने हैं और मजबूत भी हैं। इस सुंदर कड़ी को और मजबूती देने के लिए रामायण सर्किट से संबंधित परियोजनाओं में तेजी लाने की बात हुई है। साल 2014 की नेपाल यात्रा को याद करते हुए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत नेपाल संबंधों के लिए हिट फॉर्मूला प्रस्तावित किया गया था, यानी एच से हाईवे, आई से आईवे और टी से ट्रांसवे, जो भारत नेपाल को और करीब लाने का काम करेगा, सीमाओं की बाधा को दूर करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से उसी भावना पर जोर देते हुए कहा कि हम अपने रिश्तों को हिमालय जितनी ऊंचाई देने के लिए काम करते रहेंगे। इस भावना से हम सभी मुद्दों को, चाहे सीमा से जुड़े मुद्दे हो या कोई और विषय हो, सभी को समाधान देने की कोशिश करेंगे। दोनों देशों के बीच हिट रिश्ते को सुपरहिट बनाने का लगातार कोशिश करेंगे। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए नेपाल के लिए वो क्या सोचते हैं। मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी पार्टनरशिप वाकई में हिट है। पिछले 9 सालों में हमने अनेक क्षेत्रों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। बीरगंज में नेपाल की पहली आईसीपी बनाई गई। भारत नेपाल के बीच हमारे क्षेत्र की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाई गई। हमारे बीच पहली ब्रॉडगेज रेल लाइन स्थापित की गई। सीमा पर नई ट्रांसमिशन लाइंस का निर्माण किया गया है। अब हम नेपाल से 450 मेगावाट से अधिक बिजली आयात कर रहे हैं। अगर हम 9 साल की उपलब्धियों का वर्णन करने लगेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। फ्रेंड्स, आज मैंने और प्रधानमंत्री प्रचंड जी ने भविष्य में अपनी पार्टनरशिप को सुपर हिट बनाने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आज ट्रांजिट एग्रीमेंट संपन्न किया गया है। इसमें नेपाल के लोगों के लिए नए रेल रूट्स के साथ साथ भारत के इनलैंड वाटरवेज की सुविधा का भी प्रावधान किया गया है। हमने नए रेल लिंक स्थापित कर फिजिकल कनेक्टिविटी को बढ़ाने का निर्णय लिया। साथ साथ भारतीय रेल संस्थानों में नेपाल के रेल कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। नेपाल के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सिरसा और झूलाघाट में 2 और पुल बनाए जाएंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारत नेपाल के बीच के रिश्तों की गर्माहट बढ़ाने के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में साझेदारी पर जोर दिया गया। आज की द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के बीच पावर ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ाया गया। पेट्रोलियम पाइपलाइन को भी विस्तार दिया गया। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ और जानकारी साझा की, वो भी मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए। 3 आईसीपी के निर्माण से आर्थिक कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी। पिछले साल हमने पावर सेक्टर में सहयोग के लिए एक लैंडमार्क विजन डॉक्यूमेंट अपनाया था। इसको आगे बढ़ाते हुए आज भारत और नेपाल के बीच लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया गया है। इसके अंतर्गत हमने आने वाले 10 वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का लक्ष्य रखा है। फुकोट, कर्णाली और लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं पर हुए समझौते से विद्युत क्षेत्र में सहयोग को और बल मिला है। मोतीहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए इस पाइपलाइन को
चितवन तक ले जाने का निर्णय लिया गया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में कई क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भारत नेपाल के बीच कई परियोजनाओं की शुरुआत की गई। हिंदुस्तान और नेपाल के प्रधानमंत्रियों ने कुर्था बिजलपुरा रेलवे खंड का वर्चुअल उद्घाटन किया। रेलखंड के उद्घाटन पर भारत के बाथनाहा से रेलवे कार्गो ट्रेन नेपाल के कस्टम यार्ड पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल ने मिलकर भारत और नेपाल के बीच मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का भी शिलान्यास किया है। इसके अलावा संयुक्त रूप से रेलवे के कुर्था बीजलपुरा खंड की ई योजनाओं का भी अनावरण किया। भारत नेपाल दोस्ती के लिहाज से आज का दिन बेहद खास रहा है। इस खास मौके पर नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल ने दुनिया के खास मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सलाम किया। ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद करने के लिए पीएम मोदी का आभार भी जताया। नेपाल के प्रधानमंत्री ने और क्या कुछ कहा है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए। I commended the role played and initiative taken by Prime Minister Modi ji during India G20 presidency as well as SCO chairmanship, including for giving voice to the issues of concern to the global south. Nepal is happy to join India's multilateral initiative of the International Solar Alliance and more recently the International Big Cat Alliance. As India celebrates Azadi Ka Amrit Mahotsav, I congratulate India for all its achievement, be it in the economic growth or industrialization, infrastructure development, or science and technology, poverty alleviation, or expansion of social security scheme, and many other fronts. नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेपाल आने का न्योता भी दिया है। उम्मीद है कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाली दौरे के कार्यक्रम भी सामने आएंगे। द्वीपक्षीय बैठकों का दौर शुरू करने से पहले नेपाल के प्रधानमंत्री ने राजघाट पहुंचे। उन्होंने महात्मा गांधी को नमन किया, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। तस्वीरें देखिए। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड बारी बारी से हिंदुस्तान के बेहद खास लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री दहल राष्ट्रपति भवन पहुंचे, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। आज नेपाल के प्रधानमंत्री की मुलाकात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी हुई। इससे पहले बुधवार के दिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी उनकी मुलाकात हुई। नेपाल के प्रधानमंत्री दहल ने शिष्टाचार के नाते सभी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल हिंदुस्तान में 3 जून तक रहने वाले हैं। उनकी खास मुलाकातों की तस्वीरें दिल्ली, इंदौर से लेकर उज्जैन से दोनों देशों के बीच बॉन्डिंग को दिखाने वाली तस्वीरें होंगी। यकीन मानिए अगले 2-3 दिनों तक ये तस्वीरें चीन को बेचैन करने वाली होगी, जिनपिंग की नींद उड़ाने वाली होगी। हिंदुस्तान और नेपाल की दोस्ती से चीन परेशान होगा। मैं दूसरी खबर की ओर लिए चलता हूं। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह पिछले 3 दिनों से मणिपुर में हैं। पिछले 3 दिनों से होम मिनिस्टर अमित शाह मणिपुर हिंसा की पड़ताल कर रहे हैं, जमीनी हकीकत समझने की कोशिश कर रहे हैं। किन वजहों से हिंसा हुई, कैसे हिंसा की आग इतनी ज्यादा भड़क गई, कहां कहां ज्यादा हिंसा हुई,
कैसे इस गंभीर मसले का समाधान निकाला जाए, कैसे मणिपुर के लोगों को भरोसा दिलाया जाए। बहुत जल्द सब ठीक होगा, मणिपुर फिर से शांत होगा, हालात फिर से सामान्य होंगे, मणिपुर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। इस लिहाज से होम मिनिस्टर अमित शाह का मणिपुर दौरा बेहद खास माना जा रहा है। पिछले 1 महीने से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर पर नजर बनाए हुए थे। पिछले 3 दिनों में अमित शाह ने मणिपुर की जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश की है, मणिपुर सरकार से सारी रिपोर्ट ली है, स्थानीय लोगों से, सामाजिक समूह से बातचीत भी की है। मणिपुर पुलिस हो गई, सीआरपीएफ हो गई, भारतीय सेना के जो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है। भारत म्यांमार सीमा पर उसके अलावा दूसरे इलाकों का भी उन्होंने दौरा किया। क्या कुछ कहा है वो मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। मणिपुर में हिंसक घटनाएं हुई है। सबसे पहले तो मैं जिन दुर्भाग्यपूर्ण नागरिकों की हाल की हिंसा में मृत्यु हुई है, इस सभी के परिवारों के प्रति देश के प्रधानमंत्री जी की ओर से, मेरी ओर से और भारत सरकार की ओर से इनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जान किसी की भी गई हो, देश के नागरिक की जान जाती है, तब हम सबको, मुझे, आपको, सभी को दुख होना बहुत स्वाभाविक है। होम मिनिस्टर अमित शाह की 3 दिनों की मणिपुर यात्रा बेहद खास मानी जा रही है। मणिपुर में शांति बहाली, मणिपुर के लोगों में विश्वास पैदा करने की दिशा में इसका खासा असर देखने को मिलेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको मणिपुर का आगे भी अपडेट देता रहूंगा और उम्मीद करता हूं कि मणिपुर शांत होता रहेगा। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।